मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इस सीरीज में आपको मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में। जितने भी होती है सभी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आज तक आपको इस मिडाइवल हिस्ट्री से आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह बेहतरीन वीडियो आपको पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं। ये मध्यकालीन भारत का सबसे पहले समराइज फॉर्म पढ़ेंगे और जितने इसे समराइज क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भारत पर मुस्लिम आक्रमण से स्टार्टिंग होता है। जब भारत पर आपको मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण किया गया, तब से ये मिडाइवल आपको इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको पहला है आपके पास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 प्रकार के डिवाइडेशन इतिहास को किया गया है, जिसमें हम लोग इस सेशंस में, इस सीरीज में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं। देखिए, हमारे भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, कैसे कैसे शासक द्वारा शासक के यहाँ पे शासन किया गया, उनकी कालक्रम क्या थी, और पीसीएस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, कुछ इसके नोट्स हैं। इस नोट्स को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रीडिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसमें 2-3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, हम लोग मक्का कहाँ स्थित है, सऊदी अरबिया में, सऊदी अरब में, और 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का साहब का जन्म हुआ था। यानी कि जो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हजरत मोहम्मद हैं और 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इसी कारण, यही कारण है कि मुस्लिम अनुयायियों का वो पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है कि भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ पे देखिए 2 क्राइटेरिया, दो कंडीशंस आ रही है। एक, भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था, और दूसरा, दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपके पास डार्कनेस दिया गया है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था, तो ईरानियों ने, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। यूनानियों ने क्या कहा है, इंडिया। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। तो इसमें 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है कि हिंदुस्तान किसके द्वारा यह संबोधित किया गया था, नाम ईरानियों द्वारा, और इंडिया यूनानियों द्वारा, और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। यह अरब आक्रमणकारी थे, यह अरब के रहने वाले लोग थे, और उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया।
इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। देखिए, इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अरबों ने कब सिंध पर आपको विजय प्राप्त की थी? तो 712 ईस्वी में। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं कि सिंध पर विजय, अरबों ने जब सिंध पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का। फ्रांसीसी ग्रंथ चचनामा ने अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। जो अरबों द्वारा जो यह सिंध की विजय होती है वह किस उल्लेख द्वारा आपको प्राप्त होता है? तो ये चचनामा के द्वारा। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतकीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतकीन ने किसको? गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। देखिए, गजनी एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान के पास में है। तो 998 ईस्वी में महमूद ने गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। भीमदेव प्रथम, जिसके कार्यकाल 1022 से लेकर 63 ईस्वी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। देखिए, सोमनाथ को मंदिर ने मोहम्मद गजनवी ने किसके शासनकाल में लूटा था? तो भीमदेव प्रथम के। और भीमदेव प्रथम का शासनकाल क्या था? तो 1022 से लेकर 63 तक। आपको लूटा कब गया था मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को? तो 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1019 से 1020। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। देखिए, चंदेलों पर जब आक्रमण किया गया था तो चंदेलों का वहाँ का शासन कौन था? तो विद्याधर था। जितने भी हाइलाइटर पॉइंट हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। आपको बताना होगा कि अकेला हिंदू शासक कौन था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? उसका नाम विद्याधर था। विद्याधर कहाँ का शासक था? तो चंदेल वंश का। मोहम्मद गजनी ने चंदेलों पर कब आक्रमण किया था? तो 1019 से 20 में। 999 से 1027 के बीच में मोहम्मद गजनी, इसको गजनी या गजनवी बोले, दोनों बात सेम है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। देखिए, मोहम्मद गजनी ने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। और परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था बल्कि मात्र लूटपाट करना था। देखिए, मोहम्मद गजनी द्वारा जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था वह उसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं करना था। उसमें केवल उसका काम था यहाँ पे आएं और लूटपाट करें और फिर अपने देश को लौट जाएं। चलिए, उसके बाद बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला और अमीन उ मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी को यमीन उल दौला और यमीन उ मिल्लाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों
और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। देखिए, मोहम्मद जो गजनवी था वो बहुत ही शिक्षित और सुसभ्य आदमी था। वह विद्वानों की संगति में रहना हमेशा पसंद करता था, इसलिए उन्होंने गजनी में महान विद्वानों को क्या किया, एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतिहासकार उत्बी जो था, लेखक था, वह किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद गजनवी के। उसने किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। आपको देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा कि किताबुल यामनी या तारीख़ यामनी किसने लिखा था, तो उत्बी ने लिखा था। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान अलबरूनी, तारीख़ सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिससे इतिहासकार लेनपुल से पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, और फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी और उनसरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। यह उन्होंने इस विद्वानों को क्या किया, आपको बुलाया, संगठन किया, एक मीटिंग किया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था फिरदौसी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी थी। इसे पूर्व के होमर की उपाधि किसे दी थी, फिरदौसी को। फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी ने तारीख ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है फरिश्ता ने। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। बीजापुर के शासक कौन थे, तो इब्राहिम आदिल शाह। मोहम्मद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी कौन सी शताब्दी में भारत आया था, तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र था। उसने संस्कृत का अध्ययन भी किया था और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। किस भाषा में, अरबी भाषा में। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। तहकीके हिंद की रचना की गई थी अरबी भाषा में। किसने किया था, अलबरूनी ने। इसको अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट किया, एडवर्ड साची ने। और हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रालेख के साथ, क्योंकि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था मोहम्मद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित
मुद्रालेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ लेख संस्कृत भाषा में थी। देवनागरी संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। सिक्कों के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवक्त मेक्यम मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। मध्य एशिया का शासक कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखिए, मोहम्मद गोरी का ये पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हैं, जिन्होंने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1205 ईस्वी तक वो बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। यानी कि मोहम्मद गोरी पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ था? तो मुल्तान था। आज ये जगह पाकिस्तान में है। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण मोहम्मद गोरी ने कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? भीम द्वितीय ने अपनी योग्य साहसी विधवा माँ न्यायिका देवी के नेतृत्व में माँ आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया। किसने किया था? तो भीम द्वितीय ने। उसने उसे परास्त कर दिया, यानी कि मोहम्मद गोरी हार गया। यह गोरी की भारत की पहली पराजय थी। मोहम्मद गोरी भारत की पहली पराजय कब थी? तो 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीम द्वितीय का। और भीम द्वितीय कहाँ का रहने वाला था? तो गुजरात का रहने वाला था। गुजरात का शासक था उस समय। और गुजरात के भीम द्वितीय की साहसी माँ कौन थी? तो न्यायिका देवी के नेतृत्व में ही ऐसा आबू पर्वत के निकट गोरी के साथ मुकाबला हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, पराजय हुई थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, यानी कि इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हुई? तो 1192 ईस्वी में। किस युद्ध ने आपको मुस्लिम शासक को यहाँ पे वर्चस्व कायम किया? तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। चंदावर 1100 यह युद्ध भारतीय इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने कनौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। देखिए, जयचंद कहाँ का राजा था? तो गढ़वाल का। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने कब आपको हराया था? तो चंदावर के युद्ध में 1194 में। चंदावर वर्तमान में फिरोजबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, यानी कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर कौन सी देवी की आकृति बनी हुई है? तो देवी लक्ष्मी की। और दूसरी तरफ है कलमा अरबी में खुदा हुआ है। गोरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। मोहम्मद गोरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा
स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वस्तुतः 1192 2006 तक उसने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों पर प्रशासन संभाला। यानी कि मोहम्मद गोरी ने इस तराइन के युद्ध को, दूसरी युद्ध को जीतकर उसका जो सहायता प्रदान करने वाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों पर, यानी कि जो जीत लिया क्षेत्रों पर उन्होंने प्रशासन संभाला। कब तक? तो 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। तो तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गोरी तुर्की का रहने वाला था ना। चलिए, उत्तर और बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। यानी कि देखिए, बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। देखिए, इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास ने, बख्तियार खिलजी ने ऐसा काम किया। उसने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी उसका मोहम्मद गोरी का एक दास था, जिसने आपको बिहार में विजय प्राप्त की और नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। जब बख्तियार खिलजी ने आपको बंगाल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह से लूटपाट की, क्योंकि इनका काम ही था केवल लूटपाट करना। राजा की अनुपस्थिति में नगर का आत्मसमर्पण कर दिया। नगर ने आत्मसमर्पण कर, जब राजा ही नहीं रहेगा तो उसकी प्रजा मंत्री क्या किए? आत्मसमर्पण कर दिए। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ दिन तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन यानी कि बख्तियार खिलजी ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। बख्तियार खिलजी ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को विजय दिया। अब चलते हैं हम लोग सर दूसरी क्वेश्चंस में। आपकी जितनी भी नोट्स थी हमने आपको बताया। अब चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम का है 1996 का। तो ये क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, आपको कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का सऊदी अरब में। चलिए इसके व्याख्यान को भी थोड़ा सा नजर कर लें। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। यानी कि 570 ईस्वी में जन्म हुआ था और 632 ईस्वी में जन्म हुई थी, मृत्यु हुई थी।
मक्का कहाँ है? अब बताइए मक्का, इसके आपको जो एक्सप्लेनेशंस किया गया है, व्याख्यान दिया गया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह MPPCS के एग्जाम का पूछा हुआ है। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अभी आप पढ़ रहे थे व्याख्यान में, हम लोग समराइज फॉर्म बताया था। देखिए यह IAS का क्वेश्चन पूछा हुआ है 1995 ईस्वी में। तो हिंदू देखिए इसके व्याख्यान को हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन व्याख्यान में भी देखिए इसको, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले का नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और यूनानियों ने इंडिया कहा, और हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। अब आपको क्वेश्चन है बाबू कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसमें तो ऑप्शन तो दिख नहीं रही है, इसमें क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं हम लोग। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। जो आपकी 711 दिया गया था ना ऑप्शन में, तो इसलिए गलत था, उसमें 712 ईस्वी में हुआ था। तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? यह कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। तो 712 ईस्वी में किया था यह। मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, लेकिन वह मारा गया, पराजित हो गया। तो इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आया, तो उस समय यहाँ का शासन कौन था? शासक तो दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। तो ये आपके जो व्याख्यान है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पकड़ में आ जाएंगे। अब आते हैं बाबू, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? तो देखिए 712 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए मोहम्मद बिन क्या हो जाएगा? कासिम। वही ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके व्याख्यान को ही पढ़ते रहेंगे तो इसकी और भी आपको याद होती रहेगी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो अरब के रहने वाले थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उम्र के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी में और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीता था,
किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? यह यूपीपीसीएस का एग्जाम का असर क्वेश्चन हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का रहने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी मात्र आयु कितनी थी? 17 बरस थी। वह कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें अल्पतगीन था। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुशाही राजवंश का शासन था। हिंदुशाही राजवंश का राज्य था जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। अब आते हैं कथन पे इस निष्कर्ष को देखा जाए कि कौन सही है कौन गलत है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। वह अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। वह केवल लूटपाट करने के लिए भारत आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा, जो ए सही है लेकिन आर गलत है। इसकी व्याख्यान को देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो देखिए, विद्याधर का नाम आपने सुना होगा। हम आपको व्याख्यान में बताए थे, विद्याधर जो था वो मोहम्मद गजनवी से हारा नहीं था, मोहम्मद गजनवी को पराजित किया था। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विद्याधर। चलिए उसके व्याख्यान को देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1910 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। मोहम्मद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कनौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए भागकर एक बड़ा अपराध किया है। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए, उत्तबी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? उत्तबी था। यह भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, इसके थोड़ा व्याख्यान को समझ लें। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वान को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्तबी था। उसने किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? फरिश्ता नहीं होता है, फिरदौसी होता है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है।
तो फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए, इसको थोड़ा त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, दिया गया त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध कवि था, कौन था? तो फिरदौसी। शाहनामा, फिरदौसी, शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी है। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था, कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा, मोहम्मद गजनवी। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी थी। इनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा और बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक संस्कृति स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें अनेक संस्कृत रचनाओं के उपयोग किया, जिसने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ को अंग्रेजी भाषा में तथा इसकी हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन जो हमने व्याख्यान दिया था, नोट्स था, उसी के सभी पार्ट बाय पार्ट इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए उस पार्ट को पढ़ना, एक बार और सुन लेना बेहतर रहेगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी था। मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था, किस शताब्दी में आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? बनी था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अल-बरूनी। ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। वह कौन सा अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन वह पहला ऑप्शन, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, वह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण किया? देखिए, मोहम्मद गजनी ने तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में, लेकिन किसने आपको उसको पुनः निर्माण कराया था? तो भीमदेव ने। भीमदेव, इसको याद रखेंगे। मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1526 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जो 1022 से लेकर उनका कार्यकाल 63 तक था। मोहम्मद मंदिर की अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। मोहम्मद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए? संस्कृत मुद्रालेख है।
तो महमूद गजनवी ने आपको चांदी के मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। चलिए इसके थोड़ा व्याख्यान को समझ लेते हैं। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी द्वारा जारी किए गए थे। तो चलिए इसको पढ़ लेना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? उत्तर भारत को जीतने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी। आपको बताया गया था ना, सबसे मुस्लिम जो मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा था? तो 1192 ईस्वी में, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण डेट है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी में वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्यों पर रक्षा करने के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तथापि तराइन की दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई। उसके साथ ही केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जो बाद तक कायम रही। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? देखिए, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? तो भीम द्वितीय को। कब किया था? भीम द्वितीय को। तो देखिए इसको व्याख्यान में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गोरी भी हारा था। सबसे पहले कब हारा था? किसके द्वारा हारा गया था? तो भीम द्वितीय के द्वारा। एक आपने इसको व्याख्यान से क्लियर हो जाएगा। 1178 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां न्यायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला हुआ और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। यह क्वेश्चन आपको पूछी जा सकती है कि मोहम्मद गोरी भीम द्वितीय के द्वारा। मोहम्मद गोरी ने में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कनौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? जैसे कि चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, कौन था? तो जयचंद को पराजित किया गया था। किसने किया था? तो मोहम्मद गोरी ने। अब आते हैं हम लोग 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। इसका भी आंसर बी हो जाएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, किस युद्ध से? तराइन का द्वितीय युद्ध से। आपको बताए हैं ना, मोहम्मद गोरी के द्वारा ये पहली जीत थी, भारत में विशाल जीत थी। किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को। तो तराइन की द्वितीय युद्ध में 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली का कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। भारतीय इतिहास में आपको मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट डेट अगर पूछा जाए तो यही 1192 था। उसके बाद चलिए हम चलते हैं, कालक्रम के व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। सबसे पहले महमूद गजनवी आया था, महमूद गोरी और चंगेज खां और तैमूर। तो इसकी कालक्रम को आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी कब आया था? 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कब से? तो 999 से 1027 के बीच में।
तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था और सन 2005 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार और पूर्व विजित क्षेत्रों के रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण के भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर 1398 भारत पर आक्रमण किया था। सबसे बाद में कौन था? तो तैमूर थे, इसको ध्यान रखना है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है? तो मोहम्मद गोरी ने। आपको बताया गया था व्याख्यान में, नोट्स में, जो पहली बार हमने बताया था, देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनाया था? तो मोहम्मद गोरी ने। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई और दूसरी तरफ क्या लिखा था? कलमा खुदा है, खुदा हुआ है अरबी में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो अक्ता प्रदान कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का संरक्षक था, उसके साथ रहने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गया और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों पर प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी, क्योंकि देखिए बख्तियार खिलजी ने ही तो आपको लूटा था ना, उसको, नालंदा को और विक्रमशिला को, इसलिए बख्तियार खिलजी होगा। मोहम्मद गोरी एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार की तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया को प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। बख्तियार खिलजी ने संपूर्ण बंगाल पर जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इसने लखनऊ को अपना राजधानी बनाया था। भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार में आपको बताना है। बिहार में सबसे पहला मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को सबसे पहले जीता था। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कुछ और। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो आपको बख्तियार खिलजी ने। आइए इसको कथन को हम लोग देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोनों सही है, क्योंकि भारत पर तुर्की जो आक्रमण किया था, तुर्की के मोहम्मद गोरी जितने तुर्क वाले थे सबको आक्रमण इनका सफल रहा और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसलिए तो बिहार और बंगाल को द्वारा जीता गया आपको बख्तियार खिलजी द्वारा। तो ये भी आपको रीजन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज स्थापित करने का श्रेय संसवंशी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त होता है। देखिए मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबनी वंश का। यह स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तर भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारत में
भारत की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन हैं, 36 क्वेश्चन हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी, तो दसपुर शिलालेख से। देखिए इसके दसपुर क्या है, मंसदौर शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल का है। यह लेख में कुमार गुप्त का राजपाल मधु वर्मा का उल्लेखन मिलता है। इसे सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय रेशी श्रेणी, रेशम सूती बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमने पहली आपकी मध्यकालीन भारत की पहली चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग किया कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार हुआ और कैसे कैसे उनकी राज व्यवस्था चली, और इस पे जितने भी क्वेश्चंस पीसीएस एग्जाम में दिया गया था हमने आज डिस्कस किया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।